So the inner and outer orbital complexes are basically differentiated on the basis of what hybridization. Inner orbital complexes वो होते हैं जिनमें जनरली हाइब्रिडाइजेशन होता है अंदर के ऑर्बिटल्स का, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल यूज़ किए गए होंगे. सो सच काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम जनरली इनर ऑर्बिटल बोलते हैं. और आउटर किसको बोलेंगे अभी? जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस के टाइम पे एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ किए होंगे एट आउटर डी मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, राइट. इनर की अगर हम बात करते हैं, इनर ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो D2sp3 हम इसको बोल सकते हैं. अब क्या हुआ, यहाँ पे डी इनर ऑर्बिटल यूज़ किया गया है. और उसी तरह से हम आउटर ऑर्बिटल को ले सकते हैं कि sp3d2, दैट मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व नाउ. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस. एंड अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के लिगैंड्स होते हैं, एक होता है वीक फील्ड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड. मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वही इनर स्फीयर बनाते हैं, और जो वीक फील्ड वाले होते हैं जिनको हम जनरली वो वाले जो बनाते हैं वो बेसिकली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे बना सकते हैं. अब एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि लेट्स से एग्जांपल मुझे एक लेना है कॉम्प्लेक्स आयरन एक्वा कॉम्प्लेक्स. अब एक्वा मीन्स वाटर, राइट. आयरन एक्वा कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते हैं 6 कोऑर्डिनेट में, सो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में sp3d2 जाता है. बट अगर हम वही आयरन के साथ साइनाइड का कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते हैं, सो दैट विल बी बिलोंग टू व्हाट, द इनर outer inner orbital configurations now, right. So basically D2sp3 is the example of inner orbital, and sp3d2 is the example of what, outer orbital complexes, right. So basically what, on the basis of what, simple hybridization, and that will be called as a inner and outer. So in most of the cases inner orbital जो होते हैं, so they are one can say the complexes where d orbital are used before s and p, right. and in case of what, आउटर में अगर हम बात करते हैं तो पहले sp होगा फिर बाद में d होगा, ऐसा भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 2. व्हाट आर द चिलेट्स, यूनिट नंबर 1, सॉरी. व्हाट आर द चिलेट्स? चिलेट्स हम किसको बोलते हैं, या चिलेट्स के यूजेस क्या हो सकते हैं? जनरली चिलेट का जो यूज्ड है ये चिलेशन में यूज़ किया जाता है. चिलेशन का मतलब होता है मेटल और लिगैंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाना, राइट. दैट मैकेनिज्म, इसको हम चिलेशन बोला जाता है. और चिलेशन जो है ये यूज़ होता है केमिस्ट्री में चिलेशन थेरेपी में. सो इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम चिलेशन नाम की जो थेरेपी है वो यूज़ करते हैं, और इस वजह से चिलेट यूज़ किए जाते हैं. सो चिलेट्स आर यूज्ड for the chelation therapy, or used in the chelation therapy to remove the toxic metal from the body. Now let's example mercury हो गया, let's example zinc हो गया, calcium हो गया. for example इन metals को toxic metal जो होते हैं, calcium तो उसमें नहीं आएगा, but mercury is a toxic elements, right. so ऐसे toxic metals को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं chelation therapy. एंड चिलेशन थेरेपी में हम चिलेट यूज़ करते हैं. अब चिलेट मतलब क्या होना चाहिए, एक ऐसा साइक्लिक लिगैंड होना चाहिए जिसमें 4 से ज़्यादा डोनर एटम होने चाहिए, राइट. सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन चिलेट. और चिलेट कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली कई जगह पे यूज़ किए जाते हैं. लेट्स से NMR में एज ए कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट भी उसको बोला जाता है. सो एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने बताया कि चिलेशन थेरेपी में चिलेट्स को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम चैप्टर से, व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है जहाँ पे एक रिक्वायर्ड कंडीशन जो होती है कि सेम मॉलिक्यूल फार्मूला रहेगा, सेम कॉम्प्लेक्स का फार्मूला रहेगा, बट जो अरेंजमेंट है लिगैंड्स की वो अलग अलग रहेगी, राइट. एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेशली किन कॉम्प्लेक्सेस में दिखाता है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम शो करते हैं. एक होता है सिस आइसोमर, दूसरा होता है ट्रांस. सो सिस मतलब होना चाहिए कि द लिगैंड्स विच आर ऑन अ सेम साइड, जिसको हम बेसिकली सिस बोलेंगे. और एक होता है ट्रांस आपका, यानी कि दे मस्ट बी अपोज टू ईच अदर. सो इन दो टर्मिनोलॉजी के बेस पे हम उनको सिस और ट्रांस बोलते हैं, राइट. अब हमारे पास जो एग्जांपल हमको दिया होगा, लेट्स एग्जांपल MA2B2.
M(A2B2) का मतलब क्या होना चाहिए? सो दीज टू लिगैंड्स आर देयर ऑफ ए कैटेगरी और जो दूसरे दो लिगैंड्स है वो बी कैटेगरी के। लेट्स एग्जांपल हम अमोनिया ले सकते हैं, लेट्स एग्जांपल हम वाटर ले सकते हैं ए और बी के जगह पे। सो अगर हम दो अमोनिया को एक साइड में रखते हैं, दो वाटर को एक साइड में रखते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस कॉम्प्लेक्स। अगर हम उसको अल्टरनेट रखते हैं, राइट, सो अपोजिट अगर रखते हैं हम उसको, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग टाइप के फार्मूलेज भी हम ले सकते हैं। सो हमको क्वेश्चन पूछा गया है M(A2B2) में एक पूछा गया M(A3B3). अब M(A3B3) का मतलब होता है यहाँ पे तीन लिगैंड एक कैटेगरी के होंगे और तीन लिगैंड आपके दूसरे कैटेगरी के होंगे, राइट। लेट्स एग्जांपल अमोनिया एज एन वाटर, एक अमोनिया एज ए हो गया और वाटर एज बी हो गया। अब यहाँ पर एक जो A2B2 हमने देखा है ना, उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस की। दो ए को आप किस तरह से लगाते हैं उस हिसाब से आपका वो बनेगा। A3B3 में दो आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है मेरिडोनियल और दूसरा होता है फेशियल, या उसको हम सिस और ट्रांस आइसोमर हम बना सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल फॉर पर्टिकुलरली दिस टू कॉम्प्लेक्सेस, राइट। M(A2B2) में भी होगा और M(A3B3) में भी होगा। Let's move on to the another question, that is the explain the structure of a chromium hexaamine complex of 3 positive ion. Now considered here chromium as a plus in a +3 oxidation state, that means it is a D3 configuration. If it is a D3 configuration, that means all the 3 electrons should be occupied in T2G3 level. Okay, that means out of 5 d orbital, only 3 d orbitals are filled with 1 electron, right. Remaining 2 orbitals are empty. And now that 6 ammonia ligands are participated in the hybridization. Each ammonia which donates the one pair of electron to the vacant d orbital and it form D2sp3 hybridization. So based on the valence bond theory, the structure of CrNH3 6 times 3 positive, it should be a octahedral geometry and hybridization will be what? D2sp3, that is an perfect octahedral complex. अगर हम इसका मैग्नेटिज्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इट शुड बी 3 point something, राइट. सो दैट बेसिकली देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट मीन्स 3.86 और 3.89 शुड बी द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक वैल्यू. ओके. Now in coordination chemistry, what is meant by ligand now? Ligands is basically is a molecule or ion. It may be a charge, it may be what the neutral. It is able to donate the electron to the central metal ion. So it form a coordinate bond with the metal, right? That is called as a ligand. Now based on the donor atom, we are classified it is mono, bi, tri, etc., etc. That what is that ligand now? Ligands is nothing but the ion or a molecule which is attached to the central metal atom through a coordinate bond. So that will be called as a ligand. Another terminology which is used in the coordination chemistry, that is coordination sphere. So coordination sphere is basically nothing but the what? It is generally represented as a square bracket, and that coordination sphere means it is a collection of your metal and the surrounded ligands. That is nothing but the what? The coordination sphere. Okay. So means whatever component are present in a complex, that should be mentioned in the square bracket. That is nothing but the what? The coordination sphere. So coordination sphere where the metal and its ligands are enclosed within a square bracket. That is nothing but the coordination sphere. Another question from the same chapter, that what is meant by coordination isomerism? Isomerism is the similar arrangement, right? That means everything is same, but the arrangement of that ligand which is different now. Everything is same now. Molecular formula of the complex is again same now. Let's say example, we have two complexes of cobalt amine complex and cyanide chromium cyanide complex, right? In that two complexes, the arrangement of the metal is going to exchange now. Let's say example, CuNH3 6 time and CrCN6 6 time. So you just change the metal, okay, from these two complexes. So that will be called as a coordination isomerism. So coordination isomerism उसको बोला जाता है जहाँ पे हम कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो है वो हम चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में, राइट. सो इसीलिए ऐसे वाले केसेस को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, राइट.
अनदर क्वेश्चन है जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको बोला जाता है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिन कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड आपका एम्बिडेंटेड हो। लेट्स एग्जांपल NO2 है, सो मेटल के साथ एक बार आपका नाइट्रोजन होगा अटैच, एक बार आपका ऑक्सीजन अटैच होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए द लिंकेज आइसोमेरिज्म। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे NCS, राइट, NCS, और हम एक ले सकते हैं हम CNS। सो समटाइम इट इज़ अटैच और कोऑर्डिनेटेड विद द नाइट्रोजन और समटाइम इट थ्रू द सल्फर। नाउ एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। So NO2 or CNS, right, या NCS, these are the best example for the linkage isomerism.